Aslam Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is participles. प्रीवियस लेक्चर में आपने पार्टिसिपल के प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट की डिटेल्ड स्टडी करी थी। उसमें आपने जाना कि किस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ट्रांसलेट करते हैं, उसको सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होता है आपका दूसरा रूल और तीसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब थोड़ा सा एक बार फिर दोबारा से जान लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या वर्क करता है। पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में वर्क करता है एक एडजेक्टिव का जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। लेकिन पार्टिसिपल चूंकि वर्ब से बनकर आता है इसलिए स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो उनको वो वर्ब जैसी दिखने लगती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है वैसे ही तुरंत वो ऑप्शन चुन लेते हैं कि ये वर्ब है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि वह वर्ड फंक्शन क्या कर रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम समझेंगे, ये है आपका सेकंड और यह है थर्ड। और आप समझते थे कि हम पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको अच्छे से करवा चुके हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने बहुत अच्छे से कर लिया। इसकी वीडियो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो वीडियो है हम आपको आई बटन में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से इसको समझ सकते हैं अगर आपने अभी तक पार्टिसिपल को नहीं समझा है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हमने एक नाम दिया है डिलेड एक्शन। क्या नाम दिया है? डिलेड एक्शन। इसको हमने डिलेड एक्शन नाम क्यों दिया? नाम देने की वजह यह है इसके अंदर जो है आपको अगर हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले एक कार्य होता है और एक कार्य करने के बाद कुछ देर लगती है और देर के बाद दूसरा कार्य परफॉर्म होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको डिलेड एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ बुक, ही बिकेम फेमस। He wrote a book, he became famous। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सेंटेंस हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं। पहला एक्शन किया, पहला एक्शन होते ही रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा कि आप फेमस हो गए। तो इसकी दूसरी कंडीशन ये है परफेक्ट पार्टिसिपल में कि आपके सीधे सीधे अगर सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं और एक ही सब्जेक्ट के लिए दोनों एक्शंस हैं, दोनों वर्ब्स हैं, तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल को आसानी से बना पाते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो पीछे आ रहा है ऑब्जेक्ट पर, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट जो बिगिनिंग में है उसे हटा देते हैं और हैविंग लगा देते हैं। और हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग रिटन अ बुक। ये सब्जेक्ट आप एक बार यूज करेंगे सेंटेंस के मिड में, ही बिकेम फेमस। तो ये जो सेंटेंस के मिड के अंदर जो सब्जेक्ट आता है यही बिगिनिंग के लिए भी वर्क करता है। तो ये सेम होने की वजह से ये जो हैविंग रिटन है ये ही की क्वालिटी हो गई, ये एडजेक्टिव का वर्क करने लगा। और इसी परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आप क्या करते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी यूज करते थे या सीधे सीधे बीइंग यूज किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस हो गया कि बुक लिखने के बाद इसमें एक काम करने के बाद दूसरा काम होता है और दूसरा काम होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको एक टाइटल दिया डिलेड एक्शन। एक सिंबल, एक आइडेंटिफाई करने के लिए ये 2 वर्ड्स दिए डिलेड एक्शन, जिसमें काम में देरी लगती है। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करते तो देखिए ट्रांसलेशन क्या करते कि एक पुस्तक लिखने के बाद, एक पुस्तक लिखने के बाद
वह प्रसिद्ध हो गया, वह प्रसिद्ध हो गया। तो अब यहाँ पर जो बाद वाला जितना भी पार्ट है जिसके लिए बाद लगा है उसमें आपने क्या करना है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म करना है। आइए ऐसे कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमने कहा कि गाने के बाद उसने बहुत कुछ कमाया, तो आप कहेंगे हैविंग सम सॉन्ग्स ही अर्नड अ लॉट। तो एक काम जो आपने निपटा लिया है, एंड सेकेंड थिंग दूसरा काम होने में टाइम लगा है, तो दोनों को मेंटेन करने में, कंबाइन करने में आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके सेकंड पार्ट में जिस भी टेंस का सेंटेंस का पार्ट हो उसे आप पूरा करते हैं। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो, लेकिन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का किसी भी टेंस से कोई लिंक नहीं होता, ये सब के साथ कॉमन रहता है। आइए अब कुछ दूसरे सेंटेंसेस यहाँ पर हम देखते हैं जिनमें आपको सेम सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हमारे सामने है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि दोनों तरफ के जो सब्जेक्ट्स थे पहले मैच हुए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके दोनों सब्जेक्ट्स मैच होने जरूरी हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस हर को ये आप जो है पैसिव वॉइस बना लेंगे और तब इसको आप सिंथेसाइज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस में। तो आप इसको किस तरह से कर लेंगे, आप लिखेंगे शी वॉज गिवन 100 रुपीज, शी वॉज गिवन 100 रुपीज बाय मी। ओके, अब यहाँ पर जो शी है ये शी से मैच हो गया, तो ये सेंटेंस एज इट इज रहा यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए कि पहले दोनों में से कौन सा वर्क होना है। जब आप सिंथेसाइज करते हैं तो आपको देखना है दोनों में से पहला कौन सा वर्क हुआ। तो सीधी सी बात है, पहली बार पैसे आपको मिलेंगे तभी तो आप कोई चीज़ खरीदोगे। तो आपने जो बिल्कुल बिगिनिंग में सेंटेंस लिखा है उसको आपको हैविंग में डालना कंडीशन नहीं होती, बल्कि आपको देखना होता है कि पहले एक्शन कौन सा हुआ है, चाहे वो बाद में ही क्यों ना लिखा हो। तो ये सेंटेंस बाद में लिखा है लेकिन परफॉर्म पहले हुआ है, तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का जो पैसिव वॉइस होता है, याद रखिएगा उसे आप करते हैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप क्या कहते हैं, आप इसको लिखेंगे हैविंग बीन गिवन, यानी इस पार्ट को आपने पहले यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में इसको चेंज कर लिया है। हैविंग बीन गिवन सारा पार्ट आपको उतार लेना है 100 रुपीज, हैविंग बीन गिवन 100 रुपीज बाय मी, जितना भी पार्ट है एज इट इज उतर जाएगा। कॉमा लगाकर आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पर दोबारा कॉपी करेंगे, शी बॉट अ बुक, शी बॉट अ बुक। तो ये आपका एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हुआ और आपने सीखा कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म होती है। और पार्टिसिपल में जब आप सिंथेसिस करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको पैसिव वॉइस की हेल्प ही क्यों ना लेनी पड़े, आपको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एक पार्ट में। जब सब्जेक्ट्स मैच हो जाएंगे तब आप सिंथेसाइज इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पास पार्टिसिपल में हम देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, और ये किसका वर्क करती है, ये वर्क करती है किसी भी एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव का वर्क करने का मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रही है। हिंदी में अगर हम इसको देखें तो इसमें कोई भी काम ऑलरेडी पहले से हुआ होता है। जैसे कि हमने कहा यह एक रिटायर्ड टीचर हैं, यानी रिटायर हुए हुए हैं। यह एक सड़ा हुआ आम है, यानी जो सड़न है वो पहले ही हुई हुई है। ओके, हमने कहा ये टूटा हुआ कप है, तो कप कैसा है, पहले से ही टूटा हुआ है। तो जो काम पहले से ही होता है वो परफेक्ट यानी थर्ड पार्टिसिपल के वह थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर जाता है। तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल में क्वालिटी की तरह से लिखते हैं और हम लिखते हैं क्या, टूटा हुआ कप, तो आप लिखेंगे ब्रोकन कप। ठीक है, आप उधड़ी हुई कमीज, तो उधड़ी मतलब टैटर और टैटर्ड मतलब टैटर्ड शर्ट। तो टैटर्ड शर्ट का मतलब हुआ कि शर्ट उधड़ी हुई है। इसी तरह से आप कहेंगे रिटायर्ड ऑफिसर,
तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या ऑफिसर की क्वालिटी बता रही है, एडजेक्टिव बता रही है। तो इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने में यूज करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये हमें सिंथेसिस में किस तरह से काम में हम लाते हैं। मान लीजिए कि हमने पहले ट्रांसलेशन देखनी है। हमने कहा कि मेरे पास एक टूटा हुआ पेन है। तो मैं इसको दो टुकड़ों में बना सकता हूं। आई हैव अ पेन, इट इज ब्रोकन। अब ये हमें सिंथेसिस में आ गया, यानी इसकी ट्रांसलेशन भी बनानी है। तो ब्रोकन क्या है, क्वालिटी किसकी, पेन की। तो हमें कहाँ लगा देनी है, यहाँ पर लगा देनी है। तो हम कहेंगे आई हैव अ ब्रोकन पेन, आई हैव अ ब्रोकन पेन। ठीक है, टूटा हुआ गमला तो शैटर्ड वास, ब्रोकन वास। तो इस तरह से कोई भी थर्ड फॉर्म आप किसी नाउन से पहले लिख करके जो एडजेक्टिव की तरह से आप काम में लेते हैं उसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब भी आपके किसी सेंटेंस में हुआ के साथ कोई विशेषता वर्ब को लेकर के बनती है तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगानी होती है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनकी लेंथ बड़ी होती है, उनको हम सिंथेसिस कैसे करेंगे और उनकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही वॉज डिजेक्टेड, he was dejected, he left the city, he left the city। तो यहाँ पर हुआ he was dejected, he left the city। अब इसका जब हम सिंथेसिस बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए आपने एक पढ़ा था कि जब was के बाद कोई भी ing ना आ रही हो प्रीवियस लेक्चर में तो आप उसको क्या कर देते हैं, बीइंग कर देते हैं। तो पहले नंबर पर क्या बताया था कि आप बीइंग कर देते हैं, बशर्ते कि दोनों के सब्जेक्ट्स एक हों। अब यहाँ सब्जेक्ट्स एक हैं तो दोनों का सिंथेसिस पार्टिसिपल से जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो डिजेक्टेड है ये ही की क्वालिटी है और वॉज आपका बिगिनिंग में आ गया। जैसे आपने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था, आई वॉज सैड, आई सैड नथिंग। तो बीइंग सैड, तो बीइंग के बाद एक क्वालिटी आ गई थी। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसे एडजेक्टिव मान करके अलग कर दें और इसे केवल टू बी का फोर्थ रूल प्रेजेंट पार्टिसिपल का मान लें तो हम कहेंगे क्या सिंथेसिस बनाएंगे, बीइंग डिजेक्टेड, being rejected, he left the city, being rejected, he left the city। इसके बाद अगर हम इसको पैसिव वॉइस माने और ये माने कि ये डिलेड एक्शन है तो चूंकि ये पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट हमारा सेम है, तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कंबाइन कर सकते हैं और हम कहेंगे हैविंग बीन रिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स निराश, हैविंग बीन रिजेक्टेड ही लेफ्ट द सिटी, ही लेफ्ट द सिटी। इसके बाद आपका एक और ऑप्शन अभी बचा हुआ है। देखिए पार्टिसिपल का मतलब चूंकि विशेषता बताना होता है, मैं आईएनजी से बताऊं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग से बताऊं तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और मैं चाहूं तो सीधे सीधे से क्या करूंगा कि यहाँ पर डिजेक्टेड से सेंटेंस को उठाऊंगा और इस सब को काट दूंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लिखेंगे अगर आपका सेंटेंस जो है केवल थर्ड फॉर्म का एक वर्ड लिए हुए है तो बेहतर होगा कि आप इस वाले रूल को ना लगाएं। लेकिन अगर इसमें आगे और भी एक्सप्रेशन है, ही वॉज डिजेक्टेड बाय सर्कमस्टांसिस, अगर बाय के साथ कुछ आपका दे रहा है, चलिए इसे पूरा लिख देते हैं, सर्कमस्टांसिस। तो अगर बाय के साथ फर्दर एक्सप्रेशन है तो आप फिर यहाँ पर पूरा लिखेंगे क्या, डिजेक्टेड बाय circumstances, by circumstances he left the city, he left the city। तो यहाँ पर क्या हुआ,
ही आपका डिजेक्टेड हुआ तो हमने यहाँ पर ही लगाया नहीं और डायरेक्ट थर्ड फॉर्म से शुरू कर दिया। तो चूंकि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म से शुरू किया तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, हैविंग बीन से किया तो आपको मालूम है परफेक्ट पार्टिसिपल है, और आईएनजी से हमने शुरू किया तो कौन सा है, यह है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर आपको यहाँ पर केवल डिजेक्टेड वर्ड अकेली थर्ड फॉर्म दे रखी है तो थोड़ा सा बोलना अनयूजुअल लगता है, तो बेहतर होगा कि आप कंबाइन पहले टू में करें, और अगर इसके थर्ड फॉर्म के बाद भी कोई एक्सप्रेशन है तो आप पैसिव वॉइस के इस स्टाइल में सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये स्टोरी में हमें हिंदी के रूप में आया तो हम किस तरह से कहेंगे। तो हमें हिंदी में आएगा कि परिस्थितियों से परेशान होने के बाद उसने शहर छोड़ दिया, परिस्थितियों से परेशान होने के पश्चात वह शहर को छोड़ गया। कुल मिलाकर के बाद की बात आ रही है और परेशान होने के मतलब है परेशान हुआ था वह, तो इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन भी हो गया और आपका यहाँ पर सिंथेसिस भी हो गया। ये हिंदी फिर भी एक बार आप इसकी समझ लीजिए, क्या परिस्थितियों से परेशान होने के बाद या परेशान होकर या होने के बाद आप किसी भी हिंदी किसी भी अंदाज में लिखी हुई हो सकती है, आपको सेंस चूज करना है कि पहला काम ये हुआ दूसरा काम ये हुआ। परिस्थितियों से परेशान होकर वह शहर छोड़ गया, ठीक है। ये बात किसी भी तरह से लिखी हुई हो, हमें हिंदी के ऊपर नहीं जाना, हमें सेंस को अंडरस्टैंड कर लेना है ट्रांसलेशन में, और इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपको इस तरह से बना लेनी है। तो आई होप कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, और इस तरह का जो एग्जाम्पल है सिंथेसिस में आप तीनों तरह से बना सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से सिंथेसिस की जो रेस्ट ऑफ द 6 एक्सरसाइजेज हैं, उनके जो वेरियस टॉपिक्स हैं, जैसे सिंथेसाइज द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और दूसरी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, उनको हम इसी सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तौर पर आपको सिंथेसिस में सिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और 10+2 का पूरा सिलेबस इंग्लिश में और 10th NCERT का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। इस लेक्चर में अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ और भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वीडियोस को लेकर के आप हमें भेजते रहिए और जुड़े रहिए। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।